यूपीपीसीएस 2024 मित्रों, टारगेट है यूपीपीसीएस 2024 और उस यूपीपीसीएस 2024 के टारगेट की ओर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच ढेर सारे जो तूफान आते रहे हैं, उन तूफानों से भी आपने अपने आप को एक तरीके से समायोजित कर लिया है और सेंट्रलाइज कर लिया है। कहाँ पर? आपने लक्ष्य के पास। लक्ष्य क्या है? यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स 17 मार्च के लिए आप लोग टारगेटेड हैं। और उसी क्रम में हम लोग द्वारा जो पूरी क्लासेज हो चुकी थी, अब शेष क्लासेज को दिसंबर और जनवरी और फरवरी तक का जो करंट अफेयर्स है उसके साथ भी हम आपके साथ पूरे करंट अफेयर्स के साथ सीधे सीधे जुड़ भी रहे हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम लेकर के चल रहे हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू के जो कलेक्शन है करंट अफेयर्स के, वो भी आपके साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उनके साथ भी हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। मित्रों, इस क्लास के साथ आप पूरे जुड़े रहिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें आपको पूरी करंट अफेयर्स दी जा रही है। आते हैं, देखते हैं आगे की क्लास। आज की जो करंट अफेयर्स, उसमें भी महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को समायोजित किया गया है, शामिल किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी और आपको एक व्यूज देने में जो है इसका बड़ा योगदान हो सकता है। आइए देखते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी क्लासेज है जहां पर आप ये देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, शेष क्वेश्चन के आगे हम लोग चलेंगे। आज भी हम काफी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे आपके साथ, इसलिए पूरी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके लिए। आप देख रहे हैं स्वरवेद महामंदिर है। एक तो मंदिर होता है, महामंदिर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर तो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि इतना पढ़ चुके हैं, सारे प्रश्नों के आंसर आप जानते हैं। आप जानते हैं कि वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इस महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। आप जानते हैं ये ऐसा महामंदिर है जिसमें कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। इस मंदिर में, इस महामंदिर में कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं है, बल्कि योग ही भगवान है। योग का महामंदिर है ये। योगा जिसको आप कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको योगा कहते हैं, हिंदी में जिसको योग कहते हैं, ये योग का महामंदिर है। और इस योग को एक विहंगम संप्रदाय होता है, ठीक है, उसी विहंगम संप्रदाय के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, विहंगम योग संस्थान, और इसके जो प्रणेता रहे संत सदाफल महाराज रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो विहंगम योग संप्रदाय है और इस संप्रदाय के संस्थापक थे। अब आप देखिए, इसमें कोई भगवान नहीं, अगर सही रूप में देखा जाए ना, इसमें किसी भगवान वगैरह की पूजा नहीं होनी है। इसमें सीधे सीधे आपको किसकी पूजा करनी है? योग से। बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, योग मंदिर है। ठीक है, और इसके जो प्रणेता रहे हैं वो रहे आपके संत सदाफल महाराज। अब आप देखिए, इतना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, इस पूरे मंदिर को बनने में और इसके लगभग एक भाग के बनने में 20 वर्ष हो गया है। ठीक है, 20 वर्षों से ये मंदिर बन रहा है और इस मंदिर के निर्माण के लिए जो है जो स्थापत्य कलाएं हैं, उन पूरे स्थापत्य कलाओं को ध्यान में रखा गया है। मकराना पत्थर पर पूरा मंदिर बन रहा है। इसके पूरे दीवारों पर जो है वेदों के और योग के सूत्रों को लिखित किया गया है, श्लोकों को लिखित किया गया है। ठीक है, तो आपको संत सदाफल महाराज के बारे में भी ये जानते रहना होगा। फिलहाल आपका आंसर जो है वाराणसी, बाकी इसके बारे में आप डिटेल पढ़े हुए हैं। हाँ, लेकिन मान लिया हो सकता है केवल इतना प्रश्न आ जाए कि वाराणसी में निर्मित किया गया स्वरवेद महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा विहंगम योग संप्रदाय। ठीक है, विहंगम योग संप्रदाय एक योग से जुड़ा हुआ है, एक संस्था, एक जो है संप्रदाय है, और जहां योग को ही भगवान मान लिया गया है। योग के माध्यम से ही आपको ईश्वर से, परमात्मा के साथ मिलने का जो एक पूरा इसमें लक्ष्य रखा गया है। और ये विश्व का सबसे बड़ा योग मंदिर है। देखा जाए तो विश्व का ये सबसे बड़ा योग मंदिर है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जब इसका उद्घाटन किया, जब पहली बार वो यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस योग का मतलब क्या होता है। अगर आप देखें तो इस पूरे मंदिर को उन्होंने अपने मुख्य टारगेट में इसको शामिल किया था। और अगर आप देखें तो नाम से ही स्पष्ट है, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। ठीक है, तो स्वयं अब यहाँ पर व्यक्ति के अपने उससे जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। विहंगम योग संप्रदाय का संबंध किससे है, इसके प्रणेता कौन रहे हैं, और इस महामंदिर का निर्माण कहाँ किया गया है। यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। इन 3 प्रकार के प्रश्नों को आप यहाँ से कुल ध्यान रखिएगा, बाकी तो ये सारी कहानी है, कहानी अपनी रहती है। चलिए, ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। 11 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन किया गया है। देखिए, ट्रिक पकड़िएगा। वैसे हो सकता है आप भूल भी जाएं, इतने अभियान हो रहे हैं, इतने अभ्यास हो रहे हैं, इतने जो है परीक्षण हो रहे हैं। जब ट्रिकी थोड़ा सा आप देखोगे ना, तो वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आप ट्रिकी इसको देखने का और जानने का प्रयास कीजिए, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आप देखिए कि विनबैक्स 2023 किससे संबंधित है। अब यहाँ का वी देखिए, यहाँ का IN देखिए। तो वी फॉर वियतनाम। अब देखोगे वी फॉर वियतनाम, वियतनाम, और IN फॉर इंडिया। IN से क्या हो जाएगा, इंडिया। अब देखिए, ये भी याद हो गया। अब ये हमेशा आपको याद रहेगा और नहीं भूलेंगे, आप कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं कहीं पर कुछ ऐसी ट्रिक आपके काम आ जाती है। ठीक है, ऐसी ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो विनबैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अपने करंट अफेयर्स की भी पूरी क्लास में इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अब ये MCQ आधारित है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हमने जब हम लोग घटना चक्र की क्लास में भी इस पर चर्चा किए हैं, और घटना सार की भी क्लास में चर्चा की है, आप उसको देखे होंगे। तो इन दोनों क्लास के साथ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वियतनाम और इंडिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, और ये विनबैक्स के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कि इसमें भारत का बड़ा ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वियतनाम, और चीन को साधने के लिए वियतनाम का सहयोग प्राप्त करना भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रश्न। ऐसे प्रश्नों पर आप सीधे सीधे ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्पीडली हम लोग को लेकर के चलना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलिए, बस केवल ट्रिक याद रखिएगा। आगे आइए। 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे प्रश्न है, में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले तो आप देखिए क्या है ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कौन सी बैठक थी, ये 26वीं बैठक थी। मतलब आप ये देखिए क्या होती है ये क्षेत्रीय परिषद, क्या होती है, किस प्रकार की संस्था है। तो आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा अपनी सिफारिश में कहा था कि 5 क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाएंगी। तो उस समय तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों की बात कही गई थी। फिर क्षेत्रीय परिषदों की संख्या बढ़ा दी गई। अब आप देखिए उसी में से एक है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। तो आप देखेंगे एक है उत्तरी है, एक दक्षिणी है, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है, ठीक है, एक मध्य है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य क्षेत्रीय परिषद, और फिर आपकी हो गई, अब ये 5 तो हो गई। ठीक है, फिर एक हो गई आप उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर हो गई है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद हो गई है। तो अब देखिए, अब जब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अब अलग अलग समय पर इसकी बैठकें होती रहती हैं, इसकी बैठकें होती रहती हैं। ठीक है, और इसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, गृह मंत्री करते हैं।
गृह मंत्री करते हैं। 1956 में इसका गठन हुआ था। 1956 में गठन हुआ था, ठीक है। अब 1956 में गठन हुआ था और तब से क्या होता है, वास्तव में ये सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। अगर देखा जाए तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया, सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। ये आपकी जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, रीजनल काउंसिल होती हैं, और ये रीजनल काउंसिल जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, ये राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आने वाले जो स्टेट होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनके मध्य विवादों का ये समाधान करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जब इसकी अध्यक्षता होती है तो इसकी अध्यक्षता जो है समय समय पर, जैसे मान लिया आपका हो गया पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में जो जो स्टेट हैं, ठीक है, अब वो सारे स्टेट, जैसे मान लिया आपका हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका उड़ीसा होगा, तो ये क्या करेंगे, बारी बारी से इनकी बैठकें होती हैं, इनके जो मुख्यमंत्री होते हैं बारी बारी से उसकी अध्यक्षता करते रहते हैं। जब जिस मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है तो उस समय उसी के यहाँ क्या होता है, उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे इस बार की अध्यक्षता किसने किया, इस बार जो है बिहार ने किया। इस बार ये बिहार में आयोजित किया गया, पटना बिहार में आयोजित किया गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पटना बिहार हो जाएगा। और आपने देखा था कि जब ये आयोजित की गई थी तो उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी साथ साथ खड़े होकर के एक ही मंच पर, स्टेज पर दोनों लोग खड़े होकर के और संबोधन कर रहे थे, और तभी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि अमित शाह जी जहां पहुंच जाएं और वहां कोई कारनामा न हो जाए, तो आप जानते ही हैं। और अमित शाह जी का इस क्षेत्रीय परिषद में पहुंचना, इसकी अध्यक्षता करना भाजपा के लिए लाभदायक रहा, और वहां पर हुआ क्या, सारी गुणागणित हो गई, सरकार बदल गई, और पुनः भाजपा और अमित ये आपके जनता दल यानी यूनाइटेड जनता दल, ये सब क्या हो गए, एक साथ आकर के नीतीश कुमार फिर से भाजपा खेमे के मुख्यमंत्री बन गए, जैसा कि आप जानती हैं। तो इस तरीके से इस क्षेत्रीय परिषद का एक रिकॉर्ड हो रहा है एक तरीके से, तो इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है, कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। कई बार इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर भी पूछे गए हैं कि किस प्रकार की संस्था है ये, तो ये संवैधानिक नहीं है, ठीक है, ये बल्कि सांविधिक संस्था है, ध्यान रखना। ऑल आर द, ये सभी क्या है, सांविधिक संस्था, स्टेचुरी इंस्टीट्यूशंस हैं, सांविधिक है, नॉट संवैधानिक। ये सब सांविधिक संस्थाएं हैं, ठीक है, क्योंकि संसद द्वारा इसका गठन किया गया है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया है, संसद द्वारा इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो संसद द्वारा गठित होने के कारण ये क्या है, ये एक स्टेचुरी कमीशन है, एक स्टेचुरी काउंसिल है, एक सांविधिक संस्था है, ठीक है। तो सांविधिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया है, ठीक है। ये चलिए तो आगे चलते हैं। 10 दिसंबर 2023 को 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, पटना बिहार में किया गया, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, इस बार बिहार द्वारा की गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ से। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है, 20%, 25%, 50%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है लगभग 21% का पूंजीगत निवेश का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और वो लक्ष्य अभी तक पूरा होने के स्थिति में फिलहाल नहीं है, तो लगभग ये लक्ष्य जो था वो 21% के आसपास था, तो इसमें में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी होगा। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी होगी, ठीक है। अब आप देखिए
तो अब आपको 2024-25 के बजट से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अब जो प्रश्न आएगा वो आपका 2024-25 का बजट होगा। 2024-25 के बजट से आपका प्रश्न आएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस प्रश्न के उत्तर में 2024-25 के बजट के साथ आपको आगे लेकर के चलना है, ठीक है। अगर आप 2024-25 का बजट देखेंगे तो यहाँ से आपके आंकड़े थोड़ा सा परिवर्तित होते हुए देखे जाएंगे, ठीक है। आपको अब देखना है 2024-25 का बजट देखना है, क्या है ये। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि लगातार हमने आपको इसके साथ भी हम आपको बता चुके हैं यूपीपीसीएस का जो बजट रहा है, ठीक है, 2024-25 के इसमें प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनको आपको ध्यान रखना है कि जो 2024-25 का जो बजट आया है वो 7,36,471.71 करोड़ का रखा गया है, जिसमें 24,863 जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं लगातार, ठीक है। तो अब चूंकि समीक्षा अधिकारी में आपने देखा था 2023-24 का पूछ लिया गया था, लेकिन यूपीपीसीएस में ये 2024-25 का रहेगा और लगभग हम 50 प्रश्न आपके केवल बजट पर लेकर के चल रहे हैं, 50 प्रश्न आपके केवल इस पर रहेंगे, ठीक है। तो 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अगर आप बात करते हैं तो इसमें जो वृद्धि दर का जो अनुमान किया गया है वो लगभग आप देख रहे हैं कि 6.5% के आसपास इसमें वृद्धि थी, ठीक है, और इसमें 16% के आसपास इसमें वृद्धि दर की गई थी, ठीक है। तो दोनों में अंतर रहेगा। और इस बार भी उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है, एसजीडीपी है, वो भी लगभग 6.7% के दर से जो है लगातार बढ़ रही है और लगातार बढ़ने का भी इसमें आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग अगले उसमें पूरे जो है कंप्लीटली इसको देखेंगे, जो आपका केंद्रीय बजट का जो अंतरिम बजट है और प्लस उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आपको इसके साथ शीघ्र मिलेगा। नमो 108 किस पुष्प की नई प्रजाति है, ठीक है। तो नमो 108 इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप जानते हैं, हम लोग क्लास में लगातार चर्चा किए हैं। एक नई पुष्प की प्रजाति लाई गई है, ठीक है, नमो 108। ये कमल का एक नया ब्रांड बनाया गया जिसमें कुल 108 पंखुड़ियां हैं। अगर आप देखेंगे तो 108 पंखुड़ियां हैं इसकी, और इसी 108 पंखुड़ियों के कारण ही इसका नाम जो रखा गया है वो आपका, ठीक है, नमो 108 रखा गया है। तो 108 पंखुड़ियां हैं इसके साथ, दल हैं, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है 108, ठीक है। तो एक कमल होगा आपका आंसर। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 2030 तक वृक्षारोपण एवं वनारोपण को कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बारे में लगभग 15% का लक्ष्य घोषित किया था और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ा है। हालांकि 2024-25 के बजट में इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, 2023-24 के बजट में इस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिससे 2030 तक पूरा करना है, लेकिन 2024-25 में ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। 2024-25 में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन अगर 2023 आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 15% हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा किस शहर में खोले जाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आलू का जो पूरा क्षेत्र है आगरा और उसके आसपास, आगरा, इटावा, एटा, मैनपुर, ये आलू के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उत्पादक हैं, ठीक है। और इसका एक रीजनल केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है, आगरा में खोला जाएगा, आगरा में से खोले जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य जीएसटी में ये हो गया, अभी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। 19% के राज्य जीएसटी में कितनी विकास दर अनुमानित की गई थी, 19% अनुमानित की गई है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। एनजीटी का राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया है। हाल ही में जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 के अनुसार ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन सा है। अब देखिए इसकी कई श्रेणियां बनाई गई हैं, आपको जानते हैं कि इस श्रेणी में जो है सर्वोच्च संस्थान के रूप में आईआईटी मद्रास को किया गया है। इसमें कई
इसकी जो कई श्रेणियां आती हैं, जिसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो हमने अपनी क्लास के साथ जो इस पर चर्चा किया था, तो हमने आपको क्लास के साथ बताया था इनकी सब की अलग अलग श्रेणियों को हमने एक कोड में बना दिया था। ठीक है, तो उस क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। हालांकि इसमें आपका आंसर जो है IIT मद्रास है। उस कोड में आप देखें जितने भी संस्थानों ने इस तरीके की रिपोर्ट जो विश्वविद्यालयों की कोड पर जारी किया, वो हमने एक अलग कोड बना करके आपको दे दिया है। ठीक है, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को देखें, आपको उसमें ये पूरा कोड सहित मिल जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसके साथ मिलकर एक गीत को इन्वेस्ट इन मिलेट्स नाम दिया है? इसका उद्देश्य मोटे अनाजों के लाभ जनता को बताने और इन्हें जागरूक करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि फाल्गुनी शाह, अब फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी शाह, देखिए कई लोगों का इसमें नाम आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर के इन्होंने इन्वेस्ट इन मिलेट्स नाम दिया है। उसका उद्देश्य मोटे अनाजों के लाभ के बारे में बताना है, लोगों को इसके लिए जागरूक करना है, और इससे आम जनता को होने वाले लाभ के बारे में भी आपको मिलेट्स के बारे में बताना है। इस पर एक गीत भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? ठीक है, इसमें स्थान दिया गया है 67वां स्थान दिया गया है। भारत को ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के अनुसार भारत को 67वीं रैंक दी गई। हम लोगों ने इसको क्लास में भी देख चुके हैं। ये सारे सूचकांक हमने आपको एक साथ क्लास के साथ पढ़ा दिया था। आप हमारी क्लास में जाकर के इस पूरे सूचकांक को एक साथ एक सेट के साथ देख सकते हैं। आप देखेंगे वहाँ एक अलग हेडिंग के साथ ये है प्रमुख सूचकांक, वहाँ करंट अफेयर्स की पूरी क्लास में दिया गया है। आप उसको वहाँ से पूरा डिटेल देख सकते हैं, जहाँ उसको ट्रिकी बेस बना दिया गया है, ट्रिक के आधार पर उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो ट्रिकी बेस आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। फोर्ब्स द्वारा जारी जून 2023 को द ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? आरामको, एप्पल, जेपी मॉर्गन, अल्फाबेट सी है इसका आंसर। ठीक है, ये आपका है जेपी मॉर्गन को दिया गया है। तो इसके बारे में भी अभी इसकी रिपोर्ट जब अगली आएगी, लेकिन अगली रिपोर्ट आपके पीसीएस से पहले चूंकि ये आ चुकी है, इसलिए इसको भी हमने उसमें सूचकांक वाले में एक ट्रिकी बेस हमने बना दिया है। तो आपका फिलहाल आंसर यहाँ पर होगा जेपी मॉर्गन होगा। हाल ही में 10 जून 2023 को राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किस राज्य के लिए किया है? ठीक है, आपने देखा कि मणिपुर लगातार जो है एक प्रभावित राज्य रहा है, और मणिपुर के उस हिंसा को और हिंसाग्रस्त स्थिति को बहाल करने के लिए, वहां पर शांति बहाल करने के लिए और उस पर एक व्यापक विचार विमर्श करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पक्षों के लोगों को उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मणिपुर। जून 2023 में आयोजित एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में शामिल किया गया है? क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा में इसका रहने का एक बड़ा कारण ये रहा है क्योंकि अभी आपने देखा कि भारत और मालदीव के बीच संबंध जो कितने विवादास्पद हो गए, कितने खराब हो गए हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इनको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मालदीव के साथ मिलकर के ही अब एक्वेरियन, अब मालदीव क्या है, एक समुद्री हमारा पार्टनर है, तो एक्वेरियम से आप वहां से उसको जोड़ लीजिए, एक्वेरियन। ठीक है, एक्स मतलब हमारे वो अच्छे संबंध थे एक्स, लेकिन हालांकि इसकी श्रृंखला को भी एक्स नाम दिया गया था। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच किया गया है, एक तरीके से शांति की स्थापना के लिए और समुद्री क्षेत्र में एक बेहतर तरीके से निगरानी प्रणाली को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किया जाता है। आते हैं आगे। 2023-24 की खरीफ की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान की सामान्य किस्म के लिए, अब यह एक प्रश्न यहाँ पर आता है, ये दोनों के लिए खरीफ और रबी के लिए यहाँ पर जो आपके लेटेस्ट आंकड़े उनके आधार पर आपको देख लेना होता है। तो दोनों के लिए, जैसे खरीफ के लिए है, अब इधर आपका रबी के लिए है। ठीक है, तो दोनों के लिए, खरीफ और रबी दोनों के लिए आपको देख लेना होता है कि रबी के लिए जो अभी आपने देखा गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो गन्ना का समर्थन मूल्य तो कम से कम 3-4 से आपका गेहूं हो गया, आपका जो है
धान हो गया। अब इनके जो ग्रेड होते हैं उनके अलग अलग आधार पर अगेती जो फसलें होती हैं उनकी जो किस्में होती हैं उसके आधार पर उसमें वृद्धि की जाती है। तो समर्थन मूल्य धान के सामान्य किस्म के लिए आप देखेंगे तो उनका कितना मूल्य निर्धारित किया गया है, तो 2123 रुपये 2183 रुपये आयोजित किया गया है। सामान्य के लिए 2123 रुपये 2183 रुपये उसके सामान्य किस्म के लिए निर्धारित किया गया है। इसका आंसर आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस शहर को केंद्र सरकार की तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है? ठीक है, कानपुर है, मेरठ है, लखनऊ है और वाराणसी है। ठीक है, लगातार चर्चा में रहा है तो इसको भी आप जानते हैं, वाराणसी है। इस समय वाराणसी आपके पर्यटन हब के रूप में विकसित हो गया है, तो ये ध्यान रखना आपका, वाराणसी है। हाल ही में कौन प्रशासन में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि इस ऐसे प्रश्नों पर लगातार राज्य सरकारें जो है एक तरीके से अच्छा कार्य कर रही हैं और इस दिशा में राज्य सरकारों ने एक बेहतरीन प्रयास भी किया है। तो हाल ही में कौन प्रशासन में सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने पहल की है और गुड गवर्नेंस की दिशा में, सुशासन की दिशा में महाराष्ट्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तेजी से ऐसे ऐसे प्रश्नों पर आप अपनी एक पकड़ बनाए रखें। तो एक तरीके से देखेंगे तो है तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं इस तरीके से, लेकिन अब इसमें अब जो आगे प्रश्न आपके आएंगे वो थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न आएंगे, उनको कई विकल्पों के साथ बना करके दिया जाएगा। जैसे कि भी आ रहा है निम्न में से कैसे 3 विकल्प होंगे, उसमें में से आपको 1 2 सही है, 2 1 सही है, 3 1 सही, इस तरीके से जो है आपका विकल्प आएगा। तो अगले प्रश्नों के लिए आप और स्ट्रांगली प्रिपेयर रहिएगा। हम आपके साथ अगले प्रश्नों में और भी एक टिपिकल प्रश्नों के साथ आपके साथ हम मिलेंगे। ठीक है, अब तो ये आपके थोड़ा छोटे छोटे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे। अगले जो प्रश्न होंगे वो आपके अत्यंत टफ प्रश्न रहेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर चिनौली में पुरातात्विक स्थल और अवशेष घोषित किए गए हैं? और ठीक है, आप जानते हैं कि बागपत एक ऐसा जिला रहा है, सहारनपुर बागपत एक ऐसे जिले रहे हैं जहां पर सबसे अधिक पुरातात्विक स्रोत आपको प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आप जानते हैं कि जो पूर्वी विस्तार है वो आपका सहारनपुर और इधर आपका बागपत क्या मेरठ रहा है, मेरठ का आलमगीरपुर वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो ये इस दिशा में क्या है, तेजी से यहाँ पर आपके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए? बागपत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन रहे और हम आपके साथ लगातार ऐसे प्रश्नों के साथ बने रहेंगे और हम आपके साथ बजट के भी एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। हालांकि वो प्रश्न थोड़ा सा स्तरीय और टफ होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों के साथ भी लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए और आप देखेंगे इसके माध्यम से एक थोड़ा सा एक अप्रोच भी आपकी एक बनती रहेगी। तो ऐसे प्रश्नों पर फिर हम आपके साथ एमसीक्यू करंट अफेयर्स और बजट के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ तुरंत प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसके साथ आप इस कंटिन्यू DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके साथ आप बने रहें।